नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्ष में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर दिया, सरकार टेक्नोलॉजी उद्योग को गैर जरूरी नियमों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.33% हुई। अब तक करीब 92 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में राफेल नाडाल एक बड़े उलटफेर में स्टेफानोस सित्सिपास से हारकर टूर्नामेंट से बाहर। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तमिलनाडु में तेल और गैस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और आधारशिला रखी। श्री मोदी ने मनाली में 500 करोड़ रुपए की लागत की चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रामानाथपुरम तुतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डीसल्फराइजेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने नागीपट्टिनम में कावेरी बेसिन तेल शोधक केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री भी मौजूद थे। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के विजन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की 5 वर्ष में तेल और गैस संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने पर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। श्री मोदी ने कहा कि 407 जिलों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। Today, Indian oil and gas companies are present in 27 countries with investment worth about ₹2,70,000 crore. Friends, we are developing a gas pipeline network to achieve one nation, one grid. We have planned to spend 7.5 lakh crores in creating oil and gas infrastructure over 5 years. श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की अत्यधिक आवश्यकता है, जो भारत का भविष्य है। Now it is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक तेल और गैस के आयात पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि तेल और गैस की मांग पूरी करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। Furthering urges of solar power to become a leader in the sector, encouraging public transport to make people's lives productive and easy, embracing alternative sources like LED bulbs to enable huge savings for middle class households. India has now come out with scrappage policy to help lakhs of people. More Indian cities have metro coverage than never before. Solar pumps are getting more popular. They are helping farmers greatly. This would not be possible without the support of the people. श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग की जरूरतों को समझती है, इसलिए सार्वजनिक वाहनों में सीएनजी के उपयोग को और बढ़ाया जाएगा। एन्नोर, तिरुवल्लुर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरै, तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड 143 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी लागत करीब 700 करोड़ रुपए है।
नागापट्टिनम में 90 लाख टीपीएस क्षमता की कावेरी बेसन रिफाइनरी परियोजना पर 31,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। IOCAL और CPCAL के इस संयुक्त उपक्रम में BS6 स्तर की डीजल और पॉलीप्रोपिलीन का उत्पादन भी बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से सामाजिक आर्थिक लाभ होंगे और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। MS and diesel meeting BS6 specification and polypropylene as a value-added product. Friends, today India is increasing the share of energy from renewable sources. By 2030, 40% of all energy will be generated from green energy sources. CPCL's new gasoline desulfurization unit at its refinery in Manali inaugurated today is another effort for a greener future. The refinery will now produce low sulfur and environment friendly fuel of BS6 specification. इस परियोजना से ONGC के कुओं के गैस का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलनीसामी ने परियोजनाओं के उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को आज मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत 1 खरब 21 अरब 95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि इससे 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। इस योजना का लक्ष्य भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। श्री प्रसाद ने बताया कि इसके तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफी प्रमोट किया है। आपको मालूम है कि मोबाइल फोन 14 में सिर्फ 2 था, अब 260 हो गया है। भारत दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब क्या है? पहले उद्योग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, एक्सपोर्ट करो, रोजगार क्रिएट करो और इंसेंटिव लो। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो इसको सबसे पहले मोबाइल और कंपोनेंट के क्षेत्र में किया गया। इस योजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन करने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना भी है। योजना के तहत भारत में विशिष्ट दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों और निकायों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को भी स्वीकृति दी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि इस संशोधन से जिलाधिकारियों के साथ साथ अपर जिला अधिकारी भी प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निगरानी कर सकेंगे। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जेजे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत फंक्शन करेंगे। आज तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में किसी को भी सदस्य बनाने से पहले बैकग्राउंड चेक विशेषतः उसका कोई डायरेक्शन प्राप्त नहीं हुआ था। जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सदस्य बनाने से पहले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक, एजुकेशनल क्वालिटीज, इन सब को भी अब सम्मिलित किया गया है। मुकदमों के तेजी से निपटारे और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत आदेश जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी सहित जिलाधिकारी को अधिकार प्रदान करने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। इसमें जिलाधिकारियों को और अधिक अधिकार देने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि कानून के कार्यान्वयन और संकटपूर्ण स्थितियों में रह रहे बच्चों के पक्ष में किए जा रहे प्रयासों को और सशक्त बनाया जा सके। मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते या मुक्त व्यापार समझौते को भी मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे भारत तथा मॉरिशस के बीच व्यापार संबंध और भी मजबूत होंगे।
अब जो व्यापारिक संबंध है वो प्रगाढ़ करने के लिए पहली दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये मॉरिशस के साथ बना है। इसमें 310 आइटम्स भारत मॉरिशस में भेजेगा, दूसरा भी एक्सेस उसको मिलेगा और भारत में मॉरिशस से 615 वस्तुएं आएगी। तो इस तरह से दोनों का ट्रेड आज भी अच्छा है, वो और बढ़ेगा, यही मुख्य मुद्दा है। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता अफ्रीका में किसी देश और भारत के बीच पहला मुक्त व्यापार समझौता होगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए खाद्य तथा पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, प्लास्टिक और रसायन जैसी 310 वस्तुएं निर्यात में शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार टेक्नोलॉजी उद्योग से सभी गैर जरूरी नियमों को हटाने की कोशिश कर रही है। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि अवरोधों से भविष्य का नेतृत्व कभी विकसित नहीं हो सकता। श्री मोदी ने बताया कि एक बड़े प्रयास के तहत मैपिंग और जियो स्पेशल डाटा से संबंधित नीतियों को उद्योग के लिए उदार बनाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे देश का टेक स्टार्टअप तंत्र सशक्त होगा और आत्मनिर्भर मिशन को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी नई नीतियों के साथ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति ऐसा ही एक प्रयास है। हमारी सरकार भी ये भली भांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। सुधारों का ये सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा। इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ। प्रधानमंत्री ने भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। श्री मोदी ने स्टार्टअप और नवोन्मेषकों से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने का अनुरोध किया। हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की इस भावना को समझती है। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नए भारत से जुड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं उतनी ही आपसे भी है, देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है। श्री मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को डिजिटल रूप से सहज जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टेक्नोलॉजी प्रभावी रही है। श्री मोदी ने कहा कि पहले भारत टीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज स्वयं दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशंस दिए वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मौका मिला,
सीईओज ने जो बताया, इसमें भी भारत की आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है। When the chips were down, your code kept things running. जब पूरा देश घर की चार दीवारी में सिमट गया था, तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्मूथली चला रहे थे। बीते साल के आंकड़े दुनिया को भले ही चकित करते हो, आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वाभाविक लगता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स यानी व्यापार सुगम बनाने संबंधी सुधार करने वाले राज्यों की संख्या 15 हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि और 3 राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू कर दिए हैं। उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संबंधी विभाग की अनुशंसा पर व्यय विभाग ने इन तीनों राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त 9,905 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने बताया है कि इससे पहले आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी ये सुधार लागू कर दिए थे। अब इन 15 राज्यों को 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति मिल गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्ष में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सरकार टेक्नोलॉजी उद्योग को गैर जरूरी नियमों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.33% हुई। अब तक 92 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में राफेल नडाल एक बड़े उलटफेर में स्टेफानोस सित्सिपास से हारकर टूर्नामेंट से बाहर। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.33% हो गई है। कल 11,833 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1,06,44,858 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल संक्रमण के 11,610 नए मरीज सामने आए। कल हुई 100 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,913 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। इस समय मरीजों की संख्या 1,36,549 है। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक करीब 92 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कुल 91,86,757 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। आज 1,87,587 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। मंत्रालय के अनुसार अब तक 65,21,785 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार टीका लगाने से 37 लोग बीमार पड़ गए, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान टीके के दुष्प्रभाव का कोई भी मामला सामने नहीं आया। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के 5,80,000 टीके अर्जेंटीना को भेजे जा रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने कल बताया कि विशाल टीकाकरण अभियान शुरू होने से दोनों देशों में निकटता बढ़ी है। टीके को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया और ये दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता सीरम संस्थान द्वारा निर्मित किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। रांची के वरिष्ठ चिकित्सक राजेश जायसवाल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
भारत में 24 देशों के दूतावासों का प्रमुखों का एक दल आज श्रीनगर पहुंचा। सूत्रों ने बताया कि इस दल ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के मगम में ब्लॉक दिवस का अवलोकन किया। ये दिवस जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रशासन हर सप्ताह आयोजित करता है। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने दल का हार्दिक स्वागत किया। स्थानीय जिला विकास परिषद के अध्यक्ष ने इस दल को मगम के बारे में जानकारी दी। दल को बडगाम में हाल के दिनों में चलाई गई विकास से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी गई। ब्यौरा हमारे कश्मीर संवाददाता से। यहां पहुंचते ही इस दल ने बडगाम जिले के मागाम इलाके का रुख किया, जहां उन्होंने हाल ही में चुने गए डीडीसी सदस्यों, पंचों और सरपंचों से मुलाकात की। जिला विकास परिषद बडगाम के अध्यक्ष नजीर खान ने दल को जिले में हाल ही के दिनों में हुई विकास प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानकारी दी। वहां पर कई अन्य लोगों ने भी इस दल के साथ मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों के बारे में उनको जानकारी दी। बाद में श्रीनगर में इस दल ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, बारामुल्ला के डीडीसी चेयरपर्सन, कई डीडीसी और बीडीसी सदस्यों और विभिन्न सिविल सोसाइटी गुटों के साथ भी मुलाकात की। शाम को ये दल हजरतबल दरगाह गया। इशफाक शाह, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त करने और राज्य का पुनर्गठन कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से विदेशी दूतावास प्रमुखों का ये तीसरा दौरा है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश में गतिशील शिक्षा ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। वर्ष 2021-22 के आम बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई शैक्षिक योजनाओं के लिए आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान में से एक है 15,000 स्कूल जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, उनको स्थापित करा जाएगा। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूत करे जाएंगे और इन स्कूलों से इनके पास के जो अन्य स्कूल होंगे वो इनसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका कार्यान्वयन करना सीख पाएंगे। श्री आहूजा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूली बच्चों को आवश्यक कौशल, ज्ञान और दक्षता उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है। इसका उद्देश्य उन्हें कौशल, ज्ञान और दक्षता प्रदान करना है ताकि वह आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। प्रमुख सुधारों में से एक मूल्यांकन के क्षेत्र में होगा। मूल्यांकन रोट बेस्ड लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग और अप्लाइड लर्निंग पर शिफ्ट होगा। इसमें बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव शामिल होगा और सीबीएसई ने इस दिशा में पहले ही कदम उठा लिए हैं। बजट पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला में आज हम आपको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे। बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए 7,524 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का वार्षिक व्यय पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 28% बढ़ाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए धनराशि के कुल आवंटन में भी इस वर्ष काफी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय बजट 2021-22 में 41 मंत्रालयों या विभागों के अनुसूचित जनजाति घटक एसटीसी फंड के रूप में 78,256 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के एसटीसी बजट में 50% से अधिक की वृद्धि है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस बार के आम बजट में 10,517 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित वार्षिक परिव्यय की तुलना में 28% ज्यादा है। विभाग के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में निर्धारित वार्षिक बजटीय परिव्यय का लगभग 76% केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों के लिए आवंटित किया गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सभी मंत्रालयों के बजटीय आवंटन को 51.65% बढ़ाकर 1,26,259 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्वी भाग में परिवहन और विकास को महत्व देने के सरकार के प्रयास के तहत कल असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का उद्घाटन करेंगे। वे धुबरी फूलबाड़ी और पुल का शिलान्यास करेंगे और माजुली पुल के निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग की शुरुआत से निमाती घाट, माजुली, उत्तर गुवाहाटी और दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी हाटसिमारी के बीच रोपैक्स पोर्ट का संचालन होगा। जोगीघाबा पर अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। निमाती घाट और माजुली के बीच रोपैक्स पोर्ट सेवा के आरंभ होने से 420 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस समय इस क्षेत्र के केवल 12 किलोमीटर हिस्से में ही वाहनों का आवागमन होता है। प्रधानमंत्री ईज ऑफ बिजनेस के लिए 2 ई-पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। पानी पोर्टल के जरिए नव संचालन और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी असम के धुबरी और मेघालय के फूलबाड़ी के बीच ब्रह्मपुत्र पर देश के सबसे लंबे नदी पुल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा बहुप्रतीक्षित 8 किलोमीटर लंबे जोरहाट माजुली पुल का निर्माण कार्य का भी कल शुरू होगा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेल विभाग यात्रियों और मालगाड़ियों की आवाजाही को विस्तारित कर पश्चिम बंगाल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि रेल द्वारा कच्चे माल की ढुलाई को सुनिश्चित की जा सकती है और पश्चिम बंगाल के उत्पाद देश के अन्य हिस्सों तक भेजे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि हमारा लक्ष्य व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों के जरिए पश्चिम बंगाल को एक श्रेष्ठ राज्य बनाना है। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पार्टी की परिवर्तन यात्रा के 5वें और अंतिम चरण को रवाना करने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे आज रात कोलकाता पहुंचेंगे। भारत कोविड प्रबंधन अनुभव समाधान के शीर्ष तौर तरीकों के बारे में कल कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम में 10 देश भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका शामिल हो रहे हैं। भारत के स्वास्थ्य सचिव इस कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्हें 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टीफानोस सित्सिपास ने एक बड़े उलटफेर में हरा दिया है। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में एक बड़े उलटफेर में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी को 25वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना मकोवा ने हराया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 400 अंक गिरकर 51,704 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंक गिरकर 15,209 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगले 5 वर्ष में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सरकार टेक्नोलॉजी उद्योग को गैर जरूरी नियमों से मुक्त करने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.33% हुई। अब तक करीब 92 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में राफेल नडाल एक बड़े उलटफेर में स्टेफानोस सित्सिपास से हारकर टूर्नामेंट से बाहर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।